Hello students, now today we are starting our topic fundamental principles of management. So इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग. बट जो हेनरी फ्योल हैं, जो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट को. उनकी बुक में लिखा हुआ है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये उनकी बुक है जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है. और उन्होंने ये भी बताया है कि प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है. प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, और जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो किधर पॉइंट्स करते हैं, वो फंक्शन से रिलेटेड हैं. ठीक. सो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स अलग हैं, ये बताया उन्होंने. और जब उन्होंने ये प्रेजेंट किए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने दो चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखा. एक तो प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हों और सजेस्टिव हों, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पे एप्लीकेबल किए जा सकें. सेकेंडली उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये फ्लेक्सिबल हों, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, वर्ल्ड में चेंजेस होते रहते हैं, तो ये रिजिड ना हो और इजीली चेंज हो जाएं अगर किसी कहीं ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग. सो द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल आर एज अंडर. नाउ first principle, this is the pick of Henry Fayol, whose principles of management we are going to understand. Now first is division of work. According to this principle, as far as possible the whole work should be divided into small parts and each individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste repeatedly, so that the benefits of specialization may be achieved. अब इस ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि पूरे वर्क को कलेक्टिवली देखा जाए कि क्या वर्क है, और फिर उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर जो पर्टिकुलर एक जिस पार्ट में एक्सपर्ट है वो पार्ट उस पर्सन को दे दिया जाए. इससे क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन अचीव होगा. मतलब जो पर्सन किसी काम में एक्सपर्ट है, उसकी एबिलिटी उस वर्क में है, उसका टेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसे वर्क दिया जाएगा तो वो स्पेशलाइज्ड होगा उस वर्क में. तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगा. सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर हम देखें तो पहला तो यही हुआ, स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड. साथ ही में इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, कहीं ना कहीं वर्क क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, है ना. एक अपन उसको दे जिसको इंटरेस्ट नहीं है, और एक उसको दें जिसको इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क किसका अच्छा होगा, जिसको इंटरेस्ट है. सो इंक्रीज इन द स्पीड, और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन वर्क का ज़्यादा होगा, है ना. और साथ ही डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं वेस्टेज का भी रिसोर्सेज कम होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं तो वो उन्हें पता है कि हमें क्या चीज़ें लगेंगी, कितनी लगेंगी, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट है तो वो उनको पता होता है. सो दैट्स वाई रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगा. अब वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए तो क्या इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स होंगे, इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करने से क्या होगा. द अबव मेंशन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल. एक तो अगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और एबिलिटी अगर वर्क नहीं दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगा. द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स विल बी रिड्यूस्ड, और कहीं ना कहीं अगर हम उनको देते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है या उनकी एबिलिटी नहीं है, तो वर्कर्स का जो एफिशिएंसी है वो नहीं बढ़ पाएगी. सो दीज आर द टू वॉयलेटिंग इफेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की, और उसी के साथ पावर भी मिलता है फिर आपको. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. सो हम बोल सकते हैं इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तभी हो सकता है, एक तो एक चीज़ तो ये इसमें कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं, गो हैंड इन हैंड. मतलब अगर आपने किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी काम को करने की, तो उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास पावर होगा तो ही वो वर्क इफेक्टिवली कर पाएगा. और दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज़ सफिशिएंट अथॉरिटी. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट कब आएगा, जब उसको सफिशिएंट अथॉरिटी होगी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे में पूरा कर पाए,
है ना। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? हेल्प इन अचीविंग द टारगेट, कहीं ना कहीं वो अच्छे से टारगेट को अचीव कर पाएगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके पास अथॉरिटी भी है। सो दोनों ही चीज़ हैं, तो हम वर्क को अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमें कोई देता है तो हम अपने ऊपर ही लें। अगर हमें कोई वर्क एक पर्सन को दिया जाए कि ये आपको करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है कि यार मेरे पास ये पावर है तो मैं ये वर्क इजीली कर सकता है, हम कर सकते हैं। इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ही है। नाउ अब अगर ये आप प्रिंसिपल फॉलो ना किए जाए मैनेजमेंट के, तो इसके क्या वॉयलेटिंग इफेक्ट्स होंगे? रॉन्ग यूज ऑफ द अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड। अगर हम बात करें कि ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाए, रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज़ गिवन देन इज़ नीडेड, अगर ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाए तो उसका रॉन्ग यूज़ भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज़ गिवन देन इज़ नीडेड, अगर लेस अथॉरिटी दी जाए तो उसका कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है ना। सो दोनों ही ना ज़्यादा ना कम। ओके, so cannot fix accountability of the subordinates in case the desired results are obtained। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं फिक्स की है तो इस केस में आप ये नहीं जब आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो ऑब्टेन ना हो तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हुज मिस्टेक, हुज अकाउंटेबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर अकाउंटेबिलिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाएगी तो हम फिक्स कर पाएंगे कि इस पर्सन को ये वर्क दिया था और ये डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं हुआ तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल मैन और वुमेन। यस, और लास्ट वन इज़ डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। और इस तरह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो लूज़ होगा ही होगा एम्प्लॉयज़ का, अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता है, नहीं आएगा। अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो पता ही नहीं रहेगा, है ना। तो अगर रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है वर्कर्स को कुछ ना कुछ बोला जाएगा और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा। नाउ थर्ड, discipline. According to this principle, the organizational rules and employment agreement should be obeyed by both the superiors and the subordinates, which are necessary for the successful working of the organization. देखिए डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। अगर डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स होंगे और जो एम्प्लॉयमेंट के जो एग्रीमेंट होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों से फॉलो किए जाएंगे तो जो सक्सेसफुल वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन का वो हो पाएगा। तो हम अपने ऊपर ही लें, अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो, रूल्स ना हो, तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एज अ 12th स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टाइम टेबल को या अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आपके रूल्स हैं कुछ, अगर आपको स्टडी करना है तो आपके अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो, अभी जैसे आप स्कूल आते हो तो आपको फॉलो करना ही है, बट अभी जैसे कि हम घर पर रह रहे हैं तो हमारे रूल्स हमें बनाने होंगे, अदरवाइज़ हम आपका जो टारगेट है 12th में मार्क्स लाने का वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, चीज़ों का जो रूल्स है उनको डिसओबे कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे। लेट्स सी। सो पॉजिटिव तो ये है कि अ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बेटर रेपुटेशन अमॉन्ग द पीपल। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रूल्स पॉजिटिवली फॉलो किए जाते हैं, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, इंक्रीज़ होती है एफिशिएंसी क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कि कोई रूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सब हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे इंक्रीज़ होगी एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की, है ना। तो अगर डिसिप्लिन में है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। थर्ड वन इज़ बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। और अगर रूल्स होंगे प्रॉपर दोनों के लिए, सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के लिए, तो उनमें एक बेटर रिलेशनशिप भी मेंटेन होगा क्योंकि सबके रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए डिसिप्लिन है, एक के लिए रूल है ना, ऐसा नहीं है, सभी के लिए सबको फॉलो करना ज़रूरी है। नाउ वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे? डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। डिसिप्लिन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है रेपुटेशन स्पॉइल हो और डिसऑर्डर होगा। डिसिप्लिन नहीं है तो लोग रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं करेंगे।
एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या डाउट होगा ये वर्क करना है नहीं करना है, ये रूल है या नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे पता चलेगा. सो देयर इज़ डाउट ऑलवेज एंड सस्पिशन. नाउ डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी कम होता जाएगा एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना. डिसिप्लिन नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है आ पाएगा एम्प्लॉयज़ में. फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड. According to the principle of unity of command, an individual employee should receive orders from only one superior at a time, and that employee should be answerable only to that superior. अब unity of command means कि इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं अंडर सुपीरियर्स, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा सुपीरियर ना हो, एक ही सुपीरियर हो एट ए टाइम पे, और वो एम्प्लॉयज़ को वही इंस्ट्रक्ट करे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन को आंसरेबल हो, ऐसा नहीं. लेट्स सी इन एग्जांपल, दिस इज़ द डायग्राम. देखिए राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच. फर्स्ट हम देखेंगे राइट अप्रोच. राइट अप्रोच में देखें हम तो एम आई जो है वो सुपीरियर है, और ये जो नीचे S1 S2 S3 हैं ये जो है वो सबॉर्डिनेट्स हैं. अब यहाँ पर एक ही सुपीरियर है तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएंगे. लेकिन अगर हम रॉन्ग अप्रोच की बात करें तो आप MI और M1 और M2 ये दो सुपीरियर्स हैं, और अगर आप देखें तो ये दोनों मिलके तीनों को ऑर्डर्स दे रहे हैं और एक ही टाइम पे दे रहे हैं, एक ही टास्क के लिए, तो एम्प्लॉयज़ विल बी कन्फ्यूज्ड. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हमें 4 लोग आके सलाह देते हैं किसी एक चीज़ के लिए और हम किसी एक के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं अगर हमें ज़्यादा लोगों से सलाह लेनी पड़े, बजाय अगर हम एक को फॉलो करें लाइफ में, है ना. सो दिस टाइप ऑफ थिंग ऑल्सो हैपन्स इन मैनेजमेंट. सो हमें इस यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल यही है. दिस इज़ एक्सप्लेन्ड हेयर कि एक ही ऑर्डर्स मिले और वो उसी को, और एक ही सुपीरियर हो, वही अदर एम्प्लॉयज़ नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके उनको ऑर्डर्स दे. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर. नाउ पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे. सबसे पहले तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, देयर इज़ नो कन्फ्यूज्ड स्टेटमेंट्स फॉर द सबॉर्डिनेट्स. अफिशिएंसी इंक्रीज होगी सबॉर्डिनेट्स की वर्क करने को, क्योंकि उनको एक ही तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो वो अपना वर्क फिनिशिंग से कर पाएंगे. अफिशिएंसी सुपीरियर की ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी अफिशिएंसी बढ़ेगी वर्क करने की. इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ईजी आप इजीली जो वन पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो भी जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो सेल्फ देगा, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जगह फिक्स रहेगी, सुपीरियर पार्ट में भी और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पार्ट में भी. एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉर्डिलिटी प्रिवेल्स. यस, अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रूनेस का होगा, सही आपस में एक दूसरे को समझने का होगा. दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी क्रिएटेड व्हेन देयर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलोज. अब इसी के अपोजिट अगर हम लें तो वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे. इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूज सिचुएशन फॉर द सबॉर्डिनेट. यस, अगर दो सुपीरियर मिलके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन सबॉर्डिनेट्स अमंग सबॉर्डिनेट्स. इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, और जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ सबॉर्डिनेट्स की जो है वो एफिशिएंसी भी वीक होगी, सेम सुपीरियर की वीक होगी, क्योंकि दो मिलके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ना वो इरिटेशन आएगा, ना वो दो सुपीरियर मिले हुए हैं वो ऑर्डर अलग दे रहा है, इधर सबॉर्डिनेट्स फिर कंप्लेंट करेंगे हम किसको फॉलो करें, तो वो भी कहीं ना कहीं सुपीरियर भी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, रेदर दूसरी चीज़ों में उलझ जाएगा. सो कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर्स. अब दो हैं तो ईगो हर्ट होगा एक दूसरे का कि, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इरिटेशंस आएंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. फिर दो सुपीरियर्स हैं, अलग अलग को सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना, दो हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वर्क को करने की, दो सुपीरियर्स हैं. फिर वो दो सुपीरियर्स नीचे ऑर्डर्स दे रहे हैं, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कौन दे रहा है. सो कन्फ्यूजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना होना, हाइट ऑफ डिसऑर्डर, फिर डिसऑर्डरिंग होगा कहीं ना कहीं, ये सब सिचुएशन क्रिएट होती है. तो हम चीज़ों को, जो सुपीरियर है उनको फ्रीडम मिल जाती है कि अरे ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ सुपीरियर बोल रहा है, तो वाई शुड वी फॉलो. तो कहीं ना कहीं हाइट ऑफ डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो दिस 4 I have completed in this video, and other I will take in another video.